नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर से, जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उनकी करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती ने अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि पटना का ये मामला मुंबई ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है सुप्रीम कोर्ट में कि उन पर लगाए तमाम आरोप झूठे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और मामला इसलिए ट्रांसफर किया जाए क्योंकि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के पिता का प्रभाव है। इस बीच सुशांत के पिता ने कैवियट डाली है सुप्रीम कोर्ट में, कहा है कि उनकी भी बात सुनी जाए जब इस मामले पर सुनवाई हो। और इस सब के बीच ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। पटना पुलिस एक्शन में है। मुंबई पुलिस का सहयोग मिलने का इंतजार करते बैठने के बजाय उसने सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी ट्रेल की जांच शुरू कर दी है। शुरुआत बांद्रा के टर्नर रोड पर कोटक महिंद्रा बैंक से की। आज यहां पर बांद्रा में कोटक महिंद्रा बैंक के उस ब्रांच में आई है जहां पर कि सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने आरोप लगाया है कि इस ब्रांच में सुशांत सिंह का अकाउंट है और उस अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन पूरे साल भर में 15 करोड़ रुपए उसमें से निकाले गए हैं, जो कि अलग अलग खातों में भेजे गए हैं। और शक है कि ये जो पूरा गबन का जो आरोप है वो रिया चक्रवर्ती पर है, क्योंकि उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने ही एक तरह से सुशांत को अपने बस में कर रखा था। वो उसे ब्लैकमेल भी करती थी और वो उसके पैसों को खर्च भी करती थी। कोटक महिंद्रा बैंक के बाद पटना पुलिस एचडीएफसी और दूसरे एक बैंक में गई और सुशांत सिंह के बैंक खातों से लेन देन की पूरी जानकारी मांगी। अभी ले रहे हैं हम लोग, वो अपना डाटा निकलवा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। कब से कब तक का डाटा मांगा? जब से एक्टिव है तब से। शक के दायरे में आई रिया चक्रवर्ती के बारे में पता चला है कि उसने सुशांत सिंह के साथ मिलकर 2 कंपनियां बनाई थी और साथ में अपने भाई शोविक को डायरेक्टर के तौर पर लिया था। खास बात है कि दोनों कंपनियां रायगढ़ के उलवे में जिस मकान के पते पर बनी हैं, वो रिया चक्रवर्ती के पिता का फ्लैट है। देर शाम पटना पुलिस मालाड में अंकिता लोखंडे के घर पहुंची और बयान दर्ज किया। अंकिता लोखंडे सुशांत की पुरानी दोस्त हैं और बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने ट्वीट कर लिखा था, ट्रूथ विंस। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। बुधवार को रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि ये मामला पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। सुशांत के पिता बिहार में काफी ताकतवर हैं और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इधर गुरुवार को सुशांत के पिता ने कैवियट लगाई कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए और बिहार सरकार भी सुशांत के पिता के पक्ष में कैवियट डाल चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस फिलहाल भले ही शांत है, लेकिन दिल्ली और बिहार में इस केस को लेकर काफी हलचल है। पटना में दर्ज मामले को भी मुंबई में ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुशांत सिंह के पिता और बिहार सरकार ने भी एक कैवियट दायर कर दी है। इसका मतलब है कि रिया की अर्जी पर फैसला करने के पहले उनकी भी सुनी जाए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डीजल 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। एक तरफ महंगाई पर इससे लगाम लगाने में मदद मिलेगी और दूसरी ओर वैट बढ़ने की वजह से जो करीब 2.5 महीने से डीजल की बिक्री में करीब 70 से 80% की कमी आई थी, वो ठीक होने की गुंजाइश है। दिल्ली से 6 रुपए सस्ता डीजल। 2.5 महीने से यूपी हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर लगे ऐसे होर्डिंग दिल्ली के पेट्रोल पंपों को मुंह चिढ़ा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में भी डीजल 8 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर लगने वाला वैट 30% से घटाकर 16.75% कर दिया, जिसके बाद शुक्रवार से डीजल 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था, वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा। दरअसल 4 मई को दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में राजस्व की किल्लत से निपटने के लिए डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया था, जिससे दिल्ली में डीजल महंगा हो गया और बिक्री 70 से 80% तक गिर गई। लोग दिल्ली की बजाय गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में
डीजल भरवाने लगे और दिल्ली के पंप वीरान रहने लगे। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम फैसला। ये सिर्फ दिल्ली के पेट्रोल पंप जो हैं हमारे 400, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा राहत होगी, क्योंकि बहुत भारी हमारी सेल जो है वो गिर गई थी। करीबन 70 से 80% जो है हमारे पेट्रोल पंप पे सेल खत्म हो चुकी थी। जैसे कि पेट्रोल पंप पर 70% डीजल की ही सेल होती है। अच्छा। तो इस कारण से हमें बहुत भारी, हमें अपने लड़के निकालने पड़ रहे थे, बेरोज नौकरियों से निकालकर अपने खर्चे निकालने पड़ रहे, मुश्किल हो गए थे। महंगे डीजल के चलते ट्रक और टेम्पो तो दिल्ली के पंपों से तेल भरवाना ही छोड़ चुके थे। केवल निजी कार वाले ही पंप से डीजल डलवा रहे थे। बहुत महंगाई हो रही है इस टाइम और कोई फायदा भी नहीं है। अगर सस्ता हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। आदमी को जो ऐसी ये मंदी चल रही है इसमें तो सस्ता होना ही जरूरी है। रिलीफ आई वाज थिंकिंग कि नोएडा से डलवा लूंगा, नहीं तो महंगा कर देते तो अब दिक्कत होती थी सर बहुत। नहीं, आप कभी ऐसा भी हुआ गाजियाबाद नोएडा से डलवाया हो आपने? हाँ, डलवाया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह फैसला एक तीर से 3 शिकार जैसा है। महंगाई पर लगाम, पेट्रोल पंप मालिक भी खुश और दिल्ली में डीजल की बिक्री बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने की कोशिश। पिछले दिनों जब से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर समान रूप से वैट लगना शुरू हुआ, तब से दिल्ली में 2 बातें बड़ी अजीब सी चल रही थी। पहला, यूपी और हरियाणा में दिल्ली से 6 से 8 रुपए डीजल सस्ता मिल रहा था, और दूसरा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में पेट्रोल से महंगा दिल्ली के अंदर डीजल बिक रहा था। अब ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म होने की वजह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्रों में जहां नाराजगी देखी गई, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ का एक धड़ा उच्च शिक्षा में निजीकरण की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच एक धड़ा ऐसा भी है जो इसकी तारीफ भी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। 6 साल पहले 4 साल के डिग्री कोर्स यानी FYUP का विरोध कर चुकी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों का नई शिक्षा नीति पर कड़ा विरोध है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जहां इसे निजीकरण की कोशिश मान रहा है, वहीं एक धड़ा इसके कुछ प्रावधानों का स्वागत भी कर रहा है। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि 2 साल में डिप्लोमा दिया जाएंगे, 3 साल में एक इंटरमीडिएट डिग्री और 4 साल में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए एक डिग्री दिया जाएंगे। तो उसमें तो जो फर्क है वो बाद में, क्योंकि जो 4 साल वाले करेंगे वो MA के डिग्री 2 साल के बदले में 1 साल में करेंगे। तो ये मेरे को नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट्स को कोई फायदा पहुंच रहा है। ये नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचर हूं, तो ये हमें पता है कि 4,500 के ऊपर तो हमारे यहीं एडॉप्ट टीचर्स हैं। तो मनसा क्या है सरकार का ये बोलना कि एक साथ में कि अपॉइंटमेंट होंगे फैकल्टी का, और उधर से फॉरेन फैकल्टी भी आ सकते हैं, जो मर्जी पैसा से काम हो सकता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करेंगे कि कितना फैकल्टी चाहिए नहीं चाहिए, जिसमें कोई डेमोक्रेटिक हिस्सेदारी नहीं होंगे। तो हमारे लिए तो ये कुछ नहीं है। मैं 34 साल के लंबे अंतराल के बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा का प्रदान किए जाना, इस पर जोर, एजुकेशन सेक्टर में 6% GDP का खर्च करना, सरकार की फंडिंग को बढ़ाना एजुकेशन सेक्टर में, सेकेंडरी एजुकेशन में 100% और हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को ले जाने का लक्ष्य रखना, और साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे जोर दे करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश करना, और भारतीयता को प्रमुखता देना एजुकेशन में, इन सभी कदमों का इस नीति द्वारा स्वागत करता हूं। शिक्षा नीति में दलित और पिछड़ों को ज्यादा स्कॉलरशिप और शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का वादा सकारात्मक उम्मीद भी पैदा करता है। लेकिन उच्च शिक्षा के आधारभूत ढांचे के लिए अगर सरकार ने निजी कंपनियों की ओर देखना शुरू किया, तो इससे शिक्षा के निजीकरण का डर भी बना रहेगा। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने सरकारी बंगले की चाबी CPWD के हवाले कर दी है। CPWD ने चाबी लेने के बाद पूरे घर की तहकीकात की और कहा कि घर अच्छी स्थिति में वापस किया गया है। उन्होंने जुलाई महीने तक का बिजली, पानी और अन्य बकाये का पूरा भुगतान कर दिया है। SPG सुरक्षा हटाए जाने के बाद सरकार ने प्रियंका गांधी से ये फ्लैट 31 जुलाई तक खाली करने के लिए कहा था। प्रियंका गांधी के बाद ये बंगला बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी को रहने के लिए दिया जा रहा है।
और अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां राम जन्मभूमि मंदिर में पुजारी और 14 पुलिस वालों को कोरोना हो गया है। पुजारी प्रदीप दास मंदिर के उन 5 पुजारियों में से एक हैं जो रोजाना 9 घंटे तक रामलला के दर्शन करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी प्रदीप दास, जिन्हें कोरोना की पुष्टि हुई है, वो मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के शिष्य हैं और रामघाट इलाके में सत्येंद्र दास के आश्रम में ही रहते हैं। उन्हें कोरोना निकलने के बाद उनके आश्रम को हॉटस्पॉट बनाकर उस जगह को सील कर दिया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर में सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी हैं। प्रदीप दास, संतोष दास, अशोक उपाध्याय और प्रेमचंद तिवारी 4 सहायक पुजारी हैं। 5 पुजारियों को कोरोना का टेस्ट हुआ, जिनमें 4 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कहते हैं कि इससे मंदिर के भूमि पूजन में कोई रुकावट नहीं आएगी। देखिए, ये हम लोग विराजमान रामलला के पुजारी हैं और जो भूमि पूजन है वो उसके पंडित अलग हैं, उससे हम उसमें नहीं सम्मिलित हैं। अलग से आएंगे पंडित, अलग से उनका वो भूमि पूजन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के आने पर कुछ बनारस से आ रहे हैं, कुछ और जगह से आ रहे हैं। मंदिर से जुड़े 14 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें मंदिर के कोठारी, भंडारी, सेवक, सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी स्वस्थ पाए गए हैं और भूमि पूजन का कार्यक्रम कोरोना से बचाव के इंतजाम के साथ होगा। कार्य बड़े प्रगति से चल रहा है। जहाँ पर वो शिला रखना है, जहाँ पर भूमि पूजन होना है, सब बिल्कुल व्यवस्थित है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे उस दिन उसके सारी सुरक्षा के साथ साथ कोरोना से बचाव करते हुए भूमि पूजन हो जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन के मद्देनजर बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की जा रही है। पुलिस के लोगों का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है। एक बार 96 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। दूसरी बार 100 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें 14 को कोरोना निकला। इनमें मंदिर परिसर में तैनात 2 फायरमैन और एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का पुलिस कर्मचारी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी को कोरोना होने से लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई थीं, लेकिन यह गनीमत है कि उनकी टीम के बाकी 4 पुजारी जो हैं वो स्वस्थ हैं, जो जनता को बदस्तूर दर्शन करा सकेंगे। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने अयोध्या पहुंच रहे लोगों से बात की, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जताई है, लेकिन कहा है कि आवंटित जमीन पर मस्जिद बनाए जाने को लेकर भी ध्यान देना चाहिए। हम इस वक्त अयोध्या की राम की पैड़ी पे हैं। काफ़ी फेमस लैंडमार्क लोकेशन है यहाँ की। राजेश आपको दिखाएंगे। अभी काफ़ी सुंदर भी लग रहा है क्योंकि पानी भरा हुआ है मानसून के टाइम, और लोग भी थोड़े कम हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक का टाइम है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, ज़्यादा लोग बाहर घर से निकल भी नहीं रहे हैं, और वही उचित बात है। लेकिन एक हफ्ते में यहाँ पे राम जन्मभूमि में जो 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आएंगे और जो भूमि पूजन है मंदिर का, राम मंदिर का, उसको लीड करेंगे। उससे पहले यहाँ पे 1-2 लोग बैठे हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे या बात करना चाहेंगे कम से कम कि किस तरह से वो क्या सोचते हैं इस सब के बारे में। जो मतलब कि जो चेंजेस आएंगे, अगर वहाँ पे यूथ जो होंगे वो खड़े होंगे तो वो अपना और ज़्यादा करेंगे, बट जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अयोध्या और फैजाबाद के जो भी मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोग हैं, ये कभी भी आपस में कोई भी लड़ाई करना नहीं चाहते हैं। कभी भी कोई भी दंगा हुआ हो, मैक्सिमम यही हुआ है कि हम लोग आपस में बनाकर रखते हैं। जैसे हम लोग चाहते थे कि हम लोगों का मंदिर बने, वैसे ही वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर उनका मस्जिद बने। भले ही वो 10 किलोमीटर अलग बन रहा है, लेकिन वो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और उनको भी उस चीज़ के लिए स्पेस मिल रहा है। तो आपने देखा कि कैसे ये यंग लोग हैं, इनके काफ़ी अच्छे विचार हैं, और जैसा कि हमने कहा अभी तो यहाँ खाली माहौल है, लेकिन एक हफ्ते बाद काफ़ी एक्टिविटी होगी और हम एनडीटीवी पे इसको ट्रैक करते रहेंगे और आगे भी देखेंगे कि किस तरह का माहौल इस टेम्पल टाउन में बनता है। राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और पानीपत के बिंजौल गांव में 22 दिन पहले 3 बच्चों की मौत के मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से नाराज गांव वालों ने लघु सचिवालय के सामने जाम लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर नेशनल हाईवे खाली कराया। दरअसल पानीपत के गांव बिंजौल में 22 दिन पहले गांव के 3 बच्चों का शव बिंजौल के पास डाई हाउस के पीछे नाले में तैरते मिले थे। इस मामले में परिजनों ने डाई हाउस के संचालक और उनके कामगारों पर हत्या के बाद शव नाले में फेंकने के आरोप लगाए थे।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में ये जाम लगाया गया। धारावी वासियों के साथ क्यों हो रहा है भेदभाव, पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। क्या कर रहे हैं? जिसे शहर का कभी बिजनेस हब कहा जाता रहा, वो करीब 3 महीने तक मुंबई शहर के लिए कोरोना हॉटस्पॉट रहा। लेकिन अब यहां पर 2 से 3 नए मामले ही हर रोज रिपोर्ट हो रहे हैं और यहां के लोग शहर को बचाने के लिए भी निकले हैं, प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये इलाका नया सितम झेल रहा है और ये सितम है सामाजिक दूरी का। शहर में अभी भी यहाँ के लोगों को लेकर इतना डर है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देना कोई भी नहीं चाहता। देखिए रिपोर्ट। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, धारावी के नाम के जो वर्कर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्लम है वो नहीं ले रहे, बोले धारावी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन जाते हैं ना, तो पूछा जाता है आप कहाँ से आए, अगर धारावी नाम ले तो मैं धारावी से आया हूँ, तो आप बाहर खड़े रहो। काम न मिलने की धारावी वासियों की ये शिकायत 26 जून को एनडीटीवी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की थी। तब हर दिन यहाँ 7 से 8 नए मामले सामने आ रहे थे। धीरे धीरे जब नंबर जा रहे हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये काम जो हिसाब से मीडिया ने वो बूम किया था कि यहाँ काफी सारे केसेस है, तो मीडिया अब ये बूम करेगी कि अब धारावी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर अब धारावी को जो संभालना है तो मीडिया को ही संभालना। 1 महीने के बाद अब यहाँ 2 से 3 नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। मीडिया ने इसे भी हाईलाइट किया, लेकिन हालात जस के तस हैं। धारावी के लोगों की शिकायत है कि इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है और नई जगह धारावी का नाम सुनकर ही लोग काम देने को राजी नहीं। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे मैनेजर ने मुझे एक लेटर भेजा था व्हाट्सएप के थ्रू कि आप लोग काम पे आओ, लेकिन धारावी की हालत ऐसी थी कि धारावी में घर से बाहर नहीं निकलने को मिलता था। वो हिसाब से हम लोग काम पे नहीं जा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम चालू हुआ है, लेकिन हमारा होटल का मैनेजर मैंने 3-4 मरतबा फ़ोन किया मैनेजर को, लेकिन मैनेजर बोलता है जब काम चालू होएगा तो बुलाऊंगा, काम चालू होएगा तो बुलाऊंगा। आज 5 महीने से हम लोग घर पे बैठे हैं, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसा चलेगा। ये हैं चंद्रकांत सोनावने। सालों से एक दफ्तर में सफाई कर्मचारी रहे, लेकिन अब काम ढूंढ कर परेशान हैं। धारावी वाले को कोई काम नहीं दे रहे, बाद में सोच लेंगे, 2-4 महीना रुको, यही उनके साथ पे चल रहा है। तो अभी बीच में जाके 2-4 कंपनी में इंक्वायरी किया तो देख लेंगे बोलते हैं। बदनाम हुई धारावी में ऐसी कई शिकायतें हैं। गृहिणी महानंदा भी अपने 2 बेटों की नौकरी जाने से घर की तंगी बयां कर रही हैं। बच्चों को काम नहीं, कुछ नहीं, हम लोग कैसा चलेगा, कैसा हमारा घर चलेगा, कैसा हमारा परिवार चलेगा। धारावी का बदनाम करके सब काम से निकला है, उन लोग को कैसा खाना पीना चलेगा। धारावी में बीते 35 सालों से लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर अख्तर शेख बताते हैं कि यहाँ के लोगों में इस सामाजिक दूरी के कारण रोष बढ़ता जा रहा है। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर और बाकी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर अगर ये कॉर्पोरेट नहीं करेगा और धारावी वालों को ऐसे साइडलाइन करेगा, तो ये आने वाले वक्त में जो है इकोनॉमी तो रिवाइव नहीं होगी, इकोनॉमी तो आगे नहीं बढ़ेगी, मगर लोग जो है हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्राइम की तरफ भी जाएं, क्योंकि जब आदमी का पेट खाली है, उसके घर में बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, परेशान है और कहीं से कोई मदद नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो बंदा सीधी राह पे चलेगा। करीब 3 महीने तक कोविड हॉटस्पॉट रही धारावी में मामले तेजी से लगातार कम हो रहे हैं। बुधवार को कोरोना वायरस के केवल 2 मामले सामने आए। यहां हाल ही में देश का पहला प्लाज्मा स्क्रीनिंग कैंप भी लगा। बड़ी संख्या में धारावी वासी अब शहर के गंभीर मरीजों को अपना प्लाज्मा देकर बचाने निकले हैं, लेकिन इन्हीं के साथ हो रहा ये भेदभाव जल्द समझना और सुधारना जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।